सो वेक्टर अलजेब्रा में एनसीईआरटी से जो हम कर रहे थे उसमें मिसलेनियस बचा हुआ था, आज उसी को कर लेंगे। थोड़ा सा देर हो गया, लेट हो गया उसको कराने में मुझे। आपको पता है बीच में मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, इसीलिए क्लास भी नहीं ले पा रहा था, और ये जो वेक्टर अलजेब्रा का मिसलेनियस बचा हुआ था वो थोड़ा सा ज़्यादा खिंच गया। सो आज उसको ख़त्म कर लेते हैं हम, और वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी का भी फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। So theoretical part of vector algebra has been completed, so I am not going to teach you all the theoretical portions. ठीक है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में सब कुछ मैं बता चुका हूँ पहले ही, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी एक्चुअली ऐसे ही हम करेंगे प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी का, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, राइट। तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम करना है। ओके, तो एग्जाम्पल 26 मिसलेनियस का पहला एग्जाम्पल यही है। 26 कह रहा राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स, किताब जो एनसीईआरटी का आपके पास होगा उसको खोल के बैठिएगा। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। कुछ नहीं करना है भाई इसमें, x और ये y है, डेफिनेटली ये रियल एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस होता है। मान लेते हैं कि हमारा a कोई यूनिट वेक्टर है, a इज ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, और ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोई एंगल बना रहा है। ठीक है भाई, डेफिनेटली ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज A be the unit vector in the xy plane as shown. Clearly ax is equal to a cos theta x component and ay is equal to a sin theta। इसके बारे में हमने पढ़ा है, where a is the magnitude of vector a। now हम जानते हैं कि वेक्टर a is equal to axi plus ayj होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ax को क्या लिख सकते हैं हम? a cos theta i प्लस a sin theta j। इसके बारे में हम सबको पता है, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अब चूंकि a यूनिट वेक्टर है तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। cos theta i प्लस sin theta j। अब हमें देखना है कि a यूनिट वेक्टर तो है, क्या ये हमें ये प्रूफ करके दे रहा है कि क्या a यूनिट वेक्टर है? हमने तो मान लिया है, बट इस इक्वेशन से, इस वेक्टर इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है। इज दिस वेक्टर इक्वेशन shows us that whether vector a is a unit vector or not। साफ साफ देख लीजिए, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा? इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका y कंपोनेंट का स्क्वायर, राइट। सो a cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a बाहर आ जाएगा, ठीक है, a क्या हो जाएगा? अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? a का मैग्नीट्यूड हमने 1 ले लिया है, तो चलिए इसको हम 1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फॉर एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है। तो ये 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। सो हमारा सपोजिशन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में सारे यूनिट वेक्टर्स लेने हैं हमें। तो डेफिनेटली
इसलिए द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स इन XY प्लेन इज क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू कॉस थीटा I प्लस साइन थीटा J। ठीक है, यहां से आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। अब एक चीज और, यहां पे मैंने आपको इस तरह से शो करके दिखाया, यहां से लिया। अगर आप A को नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं, यहाँ पे A को नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वेक्टर A का फाइनल वैल्यू हमें कितना मिला है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वही बात है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है। बट आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ A निकाल रहे हैं और यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ A को क्यों ले लिया, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और आपका जो एक आपका अल्टीमेटली जो आंसर आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो आपका डिफर नहीं होगा, वो जो आना चाहिए वही आएगा, और एग्जैक्टली हमें वही मिल रहा है। ठीक है, सो सारे यूनिट वेक्टर्स XY प्लेन में ये हो गए, यही इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा क्यों, बिकॉज हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और यहां तक होगा 2 पाई से छोटा या बराबर। अब 0 से 2 पाई तक जब ये घूम गया थीटा, तो हमें इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में और इस वाले प्लेन में, सारे प्लेन में हमें हमारा यूनिट वेक्टर्स मिल गया। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज वेक्टर A इज इक्वल टू कॉस थीटा I प्लस साइन थीटा J। डेफिनेटली चूंकि A यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। तो ये जो आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, ये क्या है, ये डेफिनेटली एक यूनिट सर्कल को हमें बताएगा। एक यूनिट सर्कल होगा जिसका रेडियस कितना होगा, 1। सो जितने यूनिट वेक्टर्स होंगे उनका एंड किस पे लाई करेगा, इसी यूनिट वेक्टर पे लाई करेगा। ठीक है, सो वो सारे यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, एक सर्कल जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी का कॉम्पोनेंट मैंने दे दिए, क्योंकि इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, यहां से हमने देखा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। चलिए, तो सारे जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो किस पे लाई करेंगे, एक यूनिट सर्कल पे जिसका रेडियस ऑब्वियसली 1 है, तभी तो यूनिट सर्कल उसका नाम है। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये ऑरिजिन होगा। ठीक है, चलिए, तो वही है, यहां पे ऑल द यूनिट वेक्टर्स कह दिया है XY प्लेन में, तो सारे प्लेन में, इस पूरे डायरेक्शन में, इस पे, इसमें, इस वाले क्वाड्रेंट में, सारे क्वाड्रेंट्स में, यही इसका पूछने का मतलब है। तो यही इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स को दर्शा रहा है, जहां की थीटा 0 से 2 पाई तक लाई करेगा, और A जो है इसका एंड पॉइंट हमेशा किस पे लाई करेगा, एक सर्कल जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहां से तो इस वाले से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखिए ए एक्स कितना है आपका, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए यूनिट वेक्टर है, 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू रिजल्टेंट हमारा 1 होगा। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर यहां पे लिख दिया है। सर्कल पढ़ेंगे तो ये वाला इक्वेशन हमें वहां पे आपको जानने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत सिंपल इक्वेशन है सर्कल का, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एटलीस्ट फॉर नाउ। हम लोग बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर या 2 सप्ताह के अंदर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27। अब नाम तो है इसका मिसलेनियस, लेकिन मिसलेनियस में कुछ वैसा है नहीं एनसीईआरटी के। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा है, एनसीईआरटी में वेक्टर अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैं जल्दी एनसीईआरटी के बुक्स के लिए कुछ पॉजिटिव बोलता नहीं हूँ, बट हाँ जो है सो है। वेक्टर अलजेब्रा ठीक ठाक है और 3D भी ठीक ठाक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में नहीं कह रहा हूँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा ठीक ठाक दिया हुआ है। चलिए 27 कह रहा है कि इफ i प्लस j प्लस के 2i प्लस 5j 3i प्लस 2j माइनस 2k एंड एक और वेक्टर है। चलिए इफ i प्लस j प्लस के 2i प्लस 5j 3i प्लस 2j माइनस 2k and I minus 6j minus k are the position vectors, are the position vectors of points A, B, C and D respectively, then find the angle, between AB and CD। कुछ नहीं है, between AB and CD, deduce that vector AB and vector CD are कोलिनियर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब ये मान लेते हैं कि हमारा ऑरिजिन है और ऑरिजिन से हम ए बी सी और डी का पोजीशन वेक्टर मेजर कर रहे हैं। तो जो ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मान लेते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये इसको ओ ए भी मान लेते हैं और इसी को ए भी हमने मान लिया। उसी तरह वेक्टर ओ बी, लेकिन हमें निकालना है ए बी और सी डी के बीच का एंगल। ए बी और सी डी के बीच का एंगल तो इतना मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि जब कोई वेक्टर दो पॉइंट्स को जोड़े तो क्या होता है, उस वेक्टर को हम किस तरह से लिखते हैं उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को यूज करके, राइट। सो ए बी, जो वेक्टर ए बी होगा वो इस और इस पॉइंट को जोड़ रहा है। आपको पता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो इसको और इसको करके ए बी वेक्टर निकालते हैं। क्या हो जाएगा, x2 यानी कि 2 i का कोफिशिएंट माइनस ये 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ i लिखते हैं। 5 माइनस j कितना हो जाएगा 4j। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे z के जगह क्या है 0 है, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस k। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह ए बी और सी डी, तो अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी यानी कि इसका और इसको देख लेते हैं। तो i में से ये गया 3 माइनस 2i, माइनस 6 में से माइनस 2 गया माइनस 8j, और माइनस k में से माइनस 2 गया तो कितना हो जाएगा प्लस k। कह रहा है कि ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालिए। आपको डॉट प्रोडक्ट इसका देख लेना है। मान लेते हैं थीटा दोनों के बीच का एंगल है। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, देन ए बी डॉट
सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डी इंटू कॉस थीटा। अब ए बी और सी डी डॉट प्रोडक्ट है, क्या हो जाएगा भाई, आई प्लस जे माइनस के इंटू माइनस 2i माइनस 8j प्लस के इज इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16 और फिर 1 का स्क्वायर यानी कि 1। सही हमने किया है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं, लग नहीं रहा है। मैंने अगर ये सब कुछ सही लिखा है तो सही ही होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर कुछ गलती लिखा गया होगा गलती से मेरे से, क्योंकि क्वेश्चन जैसा मैंने कहा है कि एनसीईआरटी का मैं लिख लेता हूँ, तो हो सकता है कि कहीं कुछ गलत हो जाए, कोई साइन गलत लिख लूँ या कहीं आई के जगह के लिख लूँ, इस तरह से कभी कभी हो जाता है ऐसा। जैसे पिछले क्लास में आपने देखा था कि अचानक से ऐसा सिचुएशन शुरू हो गया कि बार बार गलत ही कुछ लिख रहा था, है कि नहीं, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस, ऐसा किसी किसी क्लास में कोई दिन होता है वैसा। बट इसीलिए आपको हर चीज़ रीचेक करना चाहिए एग्जाम में, थोड़ा सा टाइम बचा के। चलिए, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट हमने किया, ए बी का मैग्नीट्यूड इतना, सी डी का मैग्नीट्यूड उसी तरह कितना आ जाएगा, 4 प्लस 64 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा, राइट। ये हो जाएगा -2 -32 -1। आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट, चलिए पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो आपको फिर से देखना चाहिए। 16 17 और 1 18, कुछ गलत लिख दिया है क्या मैंने यहाँ पे, कुछ मैंने नोट, एक मिनट, i प्लस जे प्लस के है, फिर 2i प्लस 5j है, फिर 3i प्लस 2j माइनस 2k है, फिर i माइनस 6j माइनस के। नहीं, यहाँ तो सब कुछ सही ही है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो ए बी 2 में से 1 गया तो 1 ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4, ये भी ठीक है, 0 में से 1 गया तो -1, यहाँ तो ठीक है। सी डी 1 -3 -2 ठीक है, -6 -2 -8 और -1 और +2 प्लस के, नहीं ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये आ गया हमारा, चलिए भाई ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 2 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 65 और 4 69 इंटू कॉस थीटा। ये कितना आ गया हमारा, -35 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको भी इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं, 3 इंटू, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से कोई वेक्टर को मैंने गलत लिख दिया हुआ है, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, सब कुछ तो ठीक ही है, तो गलत हो कहाँ से रहा है, क्योंकि 23 तो प्राइम नंबर आ जा रहा है यहाँ पे और बाहर निकलेगा नहीं, जो कि इसको पूरा बाहर निकलना चाहिए। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन देखने दीजिए ज़रा, क्वेश्चन देखना होगा मुझे कि कहाँ मैंने क्या गलत लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 26 नहीं 27, 2i प्लस 5j 3i प्लस 2j, ओहो -3 के था, यहाँ -3 के था, वही कह रहा हूँ कितना पेचीदा तो था नहीं है, माफ़ करिएगा। चलिए फिर से थोड़ा देख लेते हैं इसको। मेथड्स वही है, ठीक है। अगर यहाँ -2 करके वैल्यू करते तो कुछ दूसरा आपका एंगल आता, ठीक है। लेकिन कई बच्चे फिर बोलते कि नहीं सर आपने तो ये कर दिया, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था, इसीलिए चलिए लिख के कर लेते हैं।
अब थोड़ा ए बी और सी डी हमारा चेंज हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ए बी देख लेते हैं। ए बी तो वही रहेगा बेसिकली 2 - 1 I 5 - j प्लस 4j माइनस के सी डी ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये हो गया -2i माइनस 8j और प्लस 2k। ठीक है, इसलिए ए बी डॉट सी डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी into magnitude of CD into cos theta, where theta is the angle between AB and CD. I plus 4j minus k dot minus 2i minus 8j plus 2k is equal to AB को करते हैं तो 1 plus 16 plus 1 into CD का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 4 plus 64 plus 4, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा -2 माइनस 32 और फिर -2, ठीक है भाई, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 18 इंटू ये हो जाएगा 64 4 68 और 4 72 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत हमें होनी अब नहीं चाहिए। 18 इंटू 4 कितना होता है 72 होता है, 18 4 जा 72, ये हो जाए -36। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, देखिए 18 इंटू 4 कॉस थीटा, यहाँ से निकल जाएगा 18, एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा 18 और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 18 दूनी 36 कॉस थीटा, दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 एंड थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पाई ले लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि 0 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं सब कुछ, तो थीटा इज इक्वल टू पाई आ गया हमारा। ठीक है भाई, जब थीटा इज इक्वल टू पाई आ गया तो सबसे पहले तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि ए बी सी डी साफ साफ है कि कोलिनियर होगा, पैरेलल होगा, है ना। पाई एंगल बन रहा है भाई, अगर एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर यहां से इस तरफ है, अगर ये वेक्टर ए बी है तो ये वेक्टर सी डी है और वाइस वर्सा, तभी तो ये पाई आ रहा है ना एंगल 180 डिग्री। तो ये दोनों पैरेलल हैं यानी कि कोलिनियर तो है, ये डिड्यूस हो गया, इसको कुछ करना ही नहीं है। और थीटा इज इक्वल टू यहां से पाई आ गया, सो योर रिक्वायर्ड एंगल इज पाई। अब यहां से भी देख सकते हैं कि हमारा कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है भाई, सी डी में से अगर यहां से -2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, I प्लस 4j माइनस के, यानी कि वेक्टर सी डी इज इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर ए बी। कोई दो वेक्टर ए और बी अगर पैरेलल है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा बी और वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू ए, वेयर म्यू एंड लेमडा आर सम स्केलर क्वांटिटीज। ऐसा होता है कोलिनियर वेक्टर्स में। सो ये कोलिनियर है, डिड्यूस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let A, B, C be three vectors. Let A, B, C be three vectors such that magnitude of vector A is equal to 3, magnitude of vector B is equal to 4, magnitude of vector C is equal to 5, and each one of them
one of them being perpendicular to the sum of the other to find the magnitude of vector A plus vector B plus vector C। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, तो कितना भी टफ प्रॉब्लम हो यू कैन सॉल्व दैट। अब ये यहाँ तो कोई टफ है ही नहीं, टफनेस की बात ही नहीं है। आई होप मैंने सब कुछ सही लिखा हो। चलिए भाई, अब कह रहा है कि 3 वेक्टर है ए बी और सी, ए बी और सी का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। यही इस प्रॉब्लम का कोर है, यही समझना है आपको। अब ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई? क्योंकि इन तीनों वेक्टर्स में से हर एक वेक्टर बाकी के दोनों वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका और इसका, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो रिजल्ट हमारा 0। तो उसी तरह बी डॉट सी प्लस ए भी 0, और उसी तरह सी डॉट ए प्लस बी या बी प्लस ए भी 0 होगा। नल वेक्टर इस तरह से कर देते हैं, और इसको इस तरह से 0 भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं ना। चलिए भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? जब भी ये मैग्नीट्यूड वाला प्रॉब्लम आए ना, आपको यही नियम लगाना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इसका क्या मतलब है? a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, ये हमारा, आपको पता है कि ये सिंपल a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसा आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट ए प्लस 2, माफ करिएगा, बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। ठीक है, ये इतना आपका आ गया। अब भाई इसको हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अगर यहां और यहां से इसको हम लिखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको लिखें वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और इसको लिखें सी डॉट वेक्टर ए प्लस सी डॉट वेक्टर ए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहां से और यहां से ए डॉट बी और सी डॉट ए में से अगर हम वेक्टर ए कॉमन ले लें तो हमारा क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस सी आएगा। उसी तरह से अगर हमें ये वाला रिजल्ट एक चाहिए, क्योंकि ये तो हमें मिल गया कि इतना 0 है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब उसी तरह हमें ये भी चाहिए बी डॉट सी प्लस ए, तो आपको देखना है कि किस तरह से बी डॉट सी प्लस ए आएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर यहां और यहां से हम b कॉमन ले लेते हैं तो b डॉट सी प्लस ए, और बाकी का जो 2 बच रहा है वहां से c कॉमन लेके डॉट a प्लस बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू 9, a का वैल्यू 3 है तो a स्क्वायर 9, b 4 है तो b स्क्वायर 16, और ये 25 हो जाएगा। यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस ये सब तो हो जाएगा हमारा 0।
तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 और 16 50, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5√2। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, ध्यान रहे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड लेना है हमें, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 29, एग्जाम्पल 29 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि 3 वेक्टर्स, मैं एग्जाम्पल जानबूझ के लेता हूं हमेशा, क्योंकि एग्जाम्पल में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं। 3 वेक्टर्स ए, क्योंकि कई बार कितने बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि एग्जाम्पल समझ नहीं पाते हैं, भले उन सॉल्यूशन उनके सामने होता है बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट। 3 वेक्टर्स ए, बी एंड सी satisfy the condition a plus b plus vector c is equal to 0, evaluate the quantity mu is equal to a dot, इसको म्यू पढ़ते हैं, b प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, जैसे ही इस तरह का कोई कंडीशन आया वही फॉर्मूला लगाना है जो पिछले में हमने जो प्रॉपर्टी लगाया था, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। दैट्स इट, आपका प्रॉब्लम कैसा भी हो बन जाएगा। ठीक है, मैं ट्रिक नहीं बताता कभी मैथमेटिक्स में, ट्रिक पे मेरा कोई भरोसा भी नहीं है, मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ, लेकिन यस दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रिक, और इसलिए ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यही वो मेथड है जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बिना मतलब का कोई ट्रिक मैं कभी बात नहीं करता। चलिए, इफ a is equal to 3, b is equal to 4 and magnitude of c is equal to 2। कह रहा है कि 3 वेक्टर है a b c जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें ये निकालना है अगर ये कंडीशन दिया हुआ है। चलिए भाई, कुछ नहीं है, वी हैव सीधे वही वाला प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब एक बात याद रखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर आपका नल वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो 0 ही होगा, ये तो कॉमन सेंस है। चलिए याद रखिएगा इसको, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपका। अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी प्लस 2 b डॉट सी प्लस 2 c डॉट a, ये कितना 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया क्योंकि भाई ये 0 है, ये तीनों का सम का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर वो 0 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। a कितना है 2 है, माफ करिएगा 3 है तो 9, b 4 है तो 16, c 2 है तो 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, होगा बचेगा कितना a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, कितना दिया हुआ है म्यू रख लीजिए, 2 म्यू इज इक्वल टू -29, जोड़ेंगे तो म्यू इज इक्वल टू -29/2 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
याद रखिएगा, वेक्टर अलजेब्रा में अब हम जेई एडवांस और जेई मेंस की प्रॉब्लम बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा काफ़ी अच्छे से आपका हुआ है और वेक्टर्स में आप सब कर चुके हैं। तो यस, यू आर रेडी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम जेई एडवांस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, आसान क्वेश्चन है ये भी। एग्जाम्पल 30 कह रहा है कि इफ विथ, आपके पास बुक होगा, चलिए, इफ with reference to the right handed system of mutually perpendicular unit vectors I, J, K, I, J, K, लंबा क्वेश्चन इसीलिए लिख नहीं रहा हूं मैं। अब आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, आई एक्स की तरफ डायरेक्टेड होता है, जे जो होता है वाई की तरफ, पॉजिटिव वाई की तरफ, उसी तरह के पॉजिटिव जेड की तरफ। हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि इफ विथ रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई, जे एंड के, अल्फा कोई वेक्टर है जो कि दिया हुआ है 3i माइनस जे, और बीटा कोई वेक्टर है जो दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस 3 के। देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म, देन express beta in the form beta vector beta is equal to beta 1 plus beta 2, where beta 1 is parallel to vector alpha and beta 2 is perpendicular to वेक्टर अल्फा। ठीक है, ये सारे कंडीशंस है। कह रहा है कि आई, जे और के जो इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर्स का डेफिनेशन होता है, उसके तहत आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स है। हमें पता है ये क्या होता है, और हमें दो वेक्टर्स दिया हुआ है, एक अल्फा एक बीटा। अब हमें बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2 के टर्म में एक्सप्रेस करना है। डेफिनेटली वी नीड टू फाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2, जहां की बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है, यानी कि बीटा 1 एंड अल्फा आर कोलिनियर, और बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, वेक्टर अल्फा के। चलिए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं, यहीं से करते हैं। सिंस बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, इसलिए बीटा 1 इज इक्वल टू lambda into vector alpha, where lambda is some scalar for some scalar lambda। lambda alpha कितना है 3i माइनस जे। कोई दिक्कत नहीं है, लाइट कट गई, इज इक्वल टू 3 lambda i माइनस lambda जे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नाउ बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, चलिए कोई नहीं। अब कह रहा है कि बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, अल्फा के। बीटा 2 किसके परपेंडिकुलर है, अल्फा के। सिंस बीटा 2 is perpendicular to alpha, then beta 2 dot alpha is equal to, परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब एक चीज मुझे सबसे पहले ये देखिए, इसको अभी यहीं रहने देते हैं। क्यों यहीं रहने देते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसका कारण है क्योंकि हमारे पास एक रिलेशनशिप यहाँ पे दिया हुआ है कि बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा। अब बीटा 1 तो यहाँ हमने निकाल लिया है, हाँ लेमडा का वैल्यू नहीं निकाला है, बट बीटा 1 यहाँ पे निकला हुआ है हमारा, बीटा हमें पता है, तो बीटा 2 को हम यहीं से निकालते हैं। ठीक है ना, यहां से
वेक्टर बीटा 2 इज इक्वल टू वेक्टर बीटा माइनस वेक्टर बीटा 1। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, ये जानबूझ के लिखा है कि अगर कुछ काम ना करे तो यहाँ पे ये भी एक कंडीशन है हमारा, कुछ काम ना करे तो इस कंडीशन को भी हम चेक कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी नीड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस गिवन कंडीशन। ठीक है, इसी से काम चल जाएगा, तो इसका कोई काम ही नहीं है। चलिए, सो बीटा 2 हमारा कितना आ जाएगा, बीटा कितना है 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस बीटा 1 यहां से कितना आया है 3 लेमडा आई माइनस लेमडा जे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से 2 माइनस 3 लेमडा आई बाहर होगा प्लस 1 माइनस लेमडा जे और माइनस, अब एक चीज देखिए यहां पे प्लस होगा, ये नेगेटिव भी है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस लेमडा जे बाहर आ जाएगा ना, माइनस 3 के यहां पे जैसे था वैसे रह जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें बीटा 2 भी मिल गया, हमारे पास बीटा 1 भी है, ये दोनों चीजें हमारे पास है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। नाउ बीटा 2 डॉट वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू 0, हमें भाई सिर्फ लेमडा चाहिए, लेमडा निकला तो हमें बीटा 2 भी मिल जाएगा, बीटा 1 भी मिल जाएगा, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बीटा मिल जाएगा। अब बीटा 2 कितना है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, 2 माइनस 3 लेमडा आई प्लस 1 प्लस लेमडा जे, सब कुछ सही है ना, एक बार और मैच करा लेते हैं। देखिए 2i में से 3 लेमडा गया और i मैंने बाहर कॉमन ले लिया, फिर j और प्लस लेमडा j, माइनस माइनस प्लस, तो j बाहर ले लिया तो कितना हो गया 1 प्लस लेमडा j और माइनस 3k में से 0 गया, बचा कितना माइनस 3k, तो यही यहाँ पे करा गया है, माइनस 3k डॉट अल्फा, अल्फा कितना है हमारा 3i माइनस जे। अब k के साथ वाला तो डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, 0 है, इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 लेमडा होगा, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है तो, और ये कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस लेमडा, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 9 लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2। लैम्डा कितना निकल गया आपका 1/2। इसलिए बीटा 2 या बीटा 1 पहले निकाल लेते हैं, बीटा 1 आपका कितना निकल जाएगा, लैम्डा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2, तो 3/2 i माइनस 1/2 j, यही लैम्डा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको बीटा 2 मिल जाएगा। अब बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 के जगह ये लिख देंगे और बीटा 2 के जगह ये लिख देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, i को i के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, j को j के साथ वही करेंगे और k का k के साथ वही काम करेंगे, आपको रिक्वायर्ड आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, तो हम थोड़ा टाइम बचा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ठीक है, देखा आपने, इसका भी काम अल्टीमेटली हमें पड़ गया। अब हमने शुरू करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10।
चैप्टर 10। सबसे पहले है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो क्वेश्चन नंबर 26 एग्जाम्पल 26 हमने बनाया था मिसलेनियस का, वही है, बस थीटा की जगह 30 डिग्री कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। चलिए हो गया ये। दूसरा है, दूसरा फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड magnitude of the vector joining the points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें कुछ वैसा है नहीं। कह रहा है कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आपको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि इसका जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि वेक्टर PQ क्या होगा भाई, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अब आपको पता चल जाएगा इसका स्केलर कंपोनेंट्स x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और PQ का मैग्नीट्यूड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 3. A girl walks 4 kilometers. A girl walks 4 kilometers towards west. Then she walks 3 kilometers in a direction 30 degrees east of north and stops। ठीक है, determine the girl's displacement, determine the girl's displacement from her initial point of departure। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से, तो जब दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए ना, तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है जो उन दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है हमें, या जो स्ट्रेट लाइन उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता है, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए मान लेते हैं कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अगर ईस्ट वेस्ट तो नॉर्थ और साउथ। सबसे पहले कह रहा है कि 4 किलोमीटर जो गर्ल है, कोई गर्ल यहाँ से
ओरिजिन से मान लीजिए उसने चलना स्टार्ट किया और वो चल रही है 4 किलोमीटर, कहाँ किस तरफ, टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि इस तरफ मान लेते हैं कि वो 4 किलोमीटर यहाँ तक वो चली है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर वो यहाँ से 3 किलोमीटर चली है, किस डायरेक्शन में, 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट के तरफ। तो इसी के पैरेलल हम यहाँ पे ये कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 3 किलोमीटर है, कितना है, 3 किलोमीटर, और ये 4 किलोमीटर। तो जो डिस्प्लेस हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, दोनों पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और यही हमें फाइंड करना है, बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। है तो ये वेक्टर, ठीक है, वेक्टर है। चलिए भाई मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये हमारा डी जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दर्शा रहा है। कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अगर ध्यान से देखें तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है, एक वेक्टर, ठीक है, उसके बाद जब ऐड करते हैं तो इस वाले वेक्टर के हेड पे इस दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं, और जो पहले वाले के टेल और फाइनल के हेड को ज्वाइन करता है वही होता है इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। ऑफ कोर्स जो इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होता है, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द फाइनल, यानी कि लास्ट वेक्टर। देखिए डायरेक्शन इसका है। अब वही हमें यहाँ पे ढूंढना है कि इसका हमें डायरेक्शन कैसे हम निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है डायरेक्शन निकालना। अगर हम कुछ ऐसा करें, अब देखिए ये वेक्टर है, अगर इसी वेक्टर को हम उलट दें, ऐसे कर दें, इस तरफ कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो वेक्टर होगा ये -a हो जाएगा, नहीं होगा, ध्यान दीजिए। ये इस तरफ वेक्टर है, मैंने इसको उलट दिया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये -a हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट अभी भी इस तरह से है, और ये जो वेक्टर b है ये इस -a वेक्टर के टेल से इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हेड तक है। क्लियरली फ्रॉम द फिगर बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। वेक्टर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a, माफ करिएगा 1 मिनट गलती हो गई मेरे से, वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर d माइनस वेक्टर a। इतना तो हम कर सकते हैं। अब देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट d चाहिए, तो ऑफ कोर्स वेक्टर d इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसा हो सकता है। अब ये चीज, ये फिगर भी बता रहा था साफ साफ, देखिए ये और इसके टेल से लेके हेड तक, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, उसका कारण था क्योंकि इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ था। ज़्यादातर बच्चे एडिशन को इस तरह से शुरू में याद रखते हैं, उनको इसी तरह से याद रखता है कि इस तरफ पहला वाला वेक्टर का हेड हो जाएगा ऐसे करके, तो उन्हीं के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस फिगर को ड्रॉ किया। अदरवाइज ये इसको अगर आप हटा दें, इसके पूरे ओरिजिनल फॉर्म में आप इसको देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि d जो है यही रिजल्टेंट वेक्टर है a और b का। सो d इज क्लियरली इक्वल टू a प्लस b, यहां से भी हमें दिख रहा है, ठीक है। चलिए, बट शुरू में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने इस फिगर को इस तरह से भी बना के दिखा दिया।
ठीक है, तो इसका कोई काम अभी हमें अब नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो क्लियरली वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। चलिए अब यहां बात आता है कि इसको हम कैसे निकालें भाई। हाँ, ए और बी का डेफिनेटली सब कुछ दिया हुआ है, बट फिर भी कैसे निकालें, क्या क्या हम कर सकते हैं कि ये निकले किस तरह से। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए किस तरफ डायरेक्टेड है, अगर ये हमारा x है और ये नॉर्थ की तरफ y मान ले, तो a को क्या लिख सकते हैं, a x i, क्योंकि j और y वाला तो 0 है, ax कितना हो जाएगा 180 डिग्री है भाई, इसका x कंपोनेंट कितना होगा a cos 180 डिग्री i, a कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर a का 4 है, और cos 180 डिग्री -1 होता है तो -4i, तो a को -4i लिख सकते हैं। अब बात आती है b की कि भाई b को कैसे और कितना लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है भाई, इस b को उठा के आप यहाँ अज्यूम करिए आप रख रहे हैं, ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री बन रहा है। ऑफ कोर्स वेक्टर b इज इक्वल टू इसका x कंपोनेंट प्लस इसका y कंपोनेंट, z तो है ही नहीं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा b cos 60 डिग्री i प्लस b sin 60 डिग्री j, ठीक है। आप इस एंगल को भी यूज करके कंपोनेंट निकाल सकते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट चूंकि आपको मैंने कहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ही कंपोनेंट लीजिए, इसलिए शुरू में ऐसे ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। इससे भी आप साफ साफ देख सकते हैं, अब जिस एक्सिस के तरफ एंगल बन रहा है उसी के तरफ कॉस होता है और इसके तरफ साइन हो जाता उसमें, ठीक है। तो अगर इस एंगल को लेके बनाते तो ON के तरफ जो है, ON के तरफ वाला कंपोनेंट यानी कि y के तरफ वाला कंपोनेंट b का कितना हो जाता, कितना हो जाता cos 30, b cos 30 डिग्रीज, और x के तरफ वाला b sin 30 डिग्रीज, ठीक है। तो कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इस एक्सिस से आपको बताया है तो इसी एक्सिस से कर रहा हूं। आपको फ्यूचर में फिजिक्स में खास करके कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप यहीं से कंपोनेंट को ले लेंगे, कोई जरूरत नहीं है कि इस एंगल से ही कंपोनेंट को लें, इट इज अप टू यू। तो वो प्रैक्टिस करते करते, प्रॉब्लम बनाते बनाते धीरे धीरे आप हैबिचुएट हो जाएंगे उसके, ठीक है। अब b का कितना है हमारा 3, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 3/2i प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना है 3, और sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। कोई दिक्कत है तो अब यहां पे b का वैल्यू लिख देते हैं इतना 3/2i प्लस 3√3/2j। कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये। कह रहा है कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c, देन इज इट ट्रू दैट magnitude of a is equal to magnitude of b plus magnitude of vector c? Justify your answer. Justify your answer. चलिए, let a is equal to a1i plus b1j plus c1k, b is equal to, इसको a2 कर लीजिए,
इसको A2 A3 कर लेते हैं, B1I प्लस B2J प्लस B3K एंड वेक्टर C इज इक्वल टू C1I प्लस C2J प्लस C3K। चलिए नाउ B प्लस C कितना होगा भाई, B1 प्लस C1I प्लस B2 प्लस C2J प्लस B3 प्लस C3K होगा। एंड वेक्टर A इज इक्वल टू कितना है आपका, इतना है। नाउ अब ये कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए सिंस A इज इक्वल टू B प्लस C, देयरफॉर वेक्टर A कितना होगा, A1I प्लस A2J प्लस A3K इज इक्वल टू B1 प्लस C1I प्लस B2 प्लस C3J प्लस B3 प्लस C3K। अब दो वेक्टर बराबर कब होता है, आंसर इसका साफ साफ मुझे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन दो वेक्टर बराबर कब होता है, दो तरीके होते हैं दो वेक्टर को बराबर होने के। सबसे पहला कंडीशन तो ये होता है कि अगर दो वेक्टर इक्वल है, दैट मीन्स उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो इसका ये भी मतलब होता है कि दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों के x कंपोनेंट बराबर, दोनों के y कंपोनेंट बराबर और दोनों के z कंपोनेंट बराबर। कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग components we get A1 इज इक्वल टू कितना, B1 प्लस C1 x कॉम्पोनेंट, उसी तरह दोनों का y कॉम्पोनेंट भी बराबर B2 प्लस C2 और A3 इज इक्वल टू B3 प्लस C3। ठीक है, चलिए हमें ये देखना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, बट A1 इज इक्वल टू कितना है, B1 प्लस C1, तो B1 प्लस C1 स्क्वायर, उसी तरह B2 प्लस C2 स्क्वायर, उसी तरह B3 प्लस C3 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। B प्लस C का मैग्नीट्यूड कितना होगा, also magnitude of B plus magnitude of C, ये कितना होगा, यहां से साफ साफ दिख रहा है भाई, यहां से साफ साफ दिख रहा है, B1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस B2 प्लस C2 स्क्वायर प्लस B3 प्लस C3 स्क्वायर। Therefore magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B plus magnitude of vector C. It is true, this is true. अब जस्टिफिकेशन क्या है, बिकॉज टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड हेंस दिस रिजल्ट। इजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ, अभी थोड़ा सा टाइम है, देख सकते हैं हम। Question number 5, find the value of x for which x into
I plus j plus k is a unit vector. Now this is a very easy problem and I have already taught you, I have already solved you and explained the solution of these kinds of problems before, but फिर भी चलिए, we have सबसे पहले तो the magnitude of xi plus xj plus xk इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दिया, जहां की x क्या है, स्केलर है। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। सो यही x का वैल्यू होगा ना, x का यही वैल्यू होगा भाई। यूनिट वेक्टर है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, वही मैंने कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3x स्क्वायर नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। चलिए find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of the vectors a is equal to इतना b। ये खुद से आप बनाइए, ये तो आसान प्रॉब्लम है। दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i, 6 नंबर की बात कर रहा हूँ, प्लस 3j माइनस k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वेक्टर ऐसा निकालिए, मान लीजिए कि r कोई वेक्टर हमें निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड आपका 5 यूनिट हो और ये जो r है ये पैरेलल हो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a प्लस बी के, यानी कि r इज पैरेलल टू a प्लस बी। अब ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं भाई, a प्लस बी निकालिए r के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या होता है। ठीक है, आसान है ये। चलिए तो ये खुद से निकालिए, जो खुद से बनाने लायक हो वो क्यों, उसमें टाइम क्यों हम व्यर्थ करें अपना। 7 है, अब ये भी आसान क्वेश्चन है, चलिए फिर भी बना देता हूं। कह रहा है कि 3 वेक्टर a b और c है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k, वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस b प्लस 3c। अब एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम इस वेक्टर को निकाल लेते हैं। वी हैव 2a माइनस b प्लस 3c। 2a, 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे, i प्लस j प्लस के माइनस b है, तो b को यहाँ से हम प्लस के और प्लस 3 इंटू सी, आई माइनस 2j प्लस के। चलिए भाई, 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i माइनस 3j प्लस k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k। 2i और 2i खत्म हो गया आपका। ठीक है, j वाले को एक साथ लेते हैं,
तो 6 3 9 यानी कि -7j। पहले i वाले को लिख लेते हैं। i कहाँ है मेरा, सिर्फ 3i बचा हुआ है तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद -7j, 6 3 9 -9 और +2 -7, k वाले को एक साथ ले लेते हैं। 3 1 4 और 2 6 के। ठीक है। अब कह रहा है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि इसके साथ पैरेलल है, इसके साथ क्या है, पैरेलल है। तो आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट मान लेते हैं कि u एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इसके साथ पैरेलल है, यानी कि u यूनिट वेक्टर u और 3i - 7j + 6k इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, u का मैग्नीट्यूड इनटू 9 + 49 + 36। अब ये एक तो तरीका ये है, लेकिन क्या इस तरीका से आपका इस यूनिट वेक्टर को आप निकाल सकते हैं? क्या इस मेथड से इस यूनिट वेक्टर को आप निकाल सकते हैं? थोड़ी सी दिक्कत होगी, होगी ना। अब मान लीजिए कोई वेक्टर a है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a, ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना कि कोई वेक्टर a है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ कि ये यूनिट वेक्टर a के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। तो अगर a के डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है कि जो ये यूनिट वेक्टर है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। हाँ, लेकिन इसका कंडीशन है कि ये a के ही डायरेक्शन में है। अब यहाँ से ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a - b + 3c। बस इसके पैरेलल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसी के तरफ डायरेक्टेड हो। चलिए, तो एक तो तरीका आपका ये है, इससे आप इसको निकाल सकते हैं, बट इससे भी अच्छा तरीका ये है कि एक यूनिट वेक्टर लीजिए u, which is let u be a unit vector in the direction of क्या, 2b - b + 3c। ठीक है। अब एक तरीका ये है, अब देखिए अभी जो इससे पहले हम तरीका यूज कर रहे थे, अब देखिए एक प्रॉब्लम बनाने के कितने सारे तरीके होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अब ये एक यूनिट वेक्टर हमने लिया, इससे पहले जो जस्ट हमने लिया था वो क्या था हमारा, u का, इस यूनिट वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट था, लेकिन यहां पे u के साथ कोई कंडीशन नहीं था कि u इस वेक्टर के डायरेक्शन के तरफ ही डायरेक्टेड है। ठीक है, वहां पे वो कंडीशन नहीं था, बट यहां पे एक कंडीशन जुड़ा हुआ है कि ये वेक्टर u इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। नाउ अब चूंकि वेक्टर u और ये पैरेलल है, तो वेक्टर u को लेम्डा इंटू 2b - b + 3c, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई। अब बहुत सारे तरीके हैं, कौन सा तरीका सबसे अच्छा और सबसे आसान है? जहां की लेम्डा कोई स्केलर है, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब भाई ये यूनिट वेक्टर है, तो ये एक यूनिट वेक्टर ही है, तो ये एक वेक्टर ही ना, तो इसका, अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ होता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो भाई अब यहां तक अगर हमने कर लिया तो इस यूनिट वेक्टर को हम लेम्डा के साथ, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 3i - 7j + 6k, राइट। हमें अगर लेम्डा पता चल जाए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वेक्टर निकल जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यही निकला हमें, तो इसको भी अब मिटा देते हैं हम।
ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, सबसे आसान तरीका कौन सा है? यही वाला है भाई। चलिए भाई, तो क्या हो गया, अब इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो होगा 1, अब इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या यहाँ से, 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 49 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेमडा बाहर ले लेते हैं, ठीक है, जोड़ लेते हैं सबको, 36 49 9 9 9 18 18 6 24 4 3 7 1 8 84 इज इक्वल टू 1। लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 84। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा वेक्टर निकल गया। ठीक है, बशर्ते कि सारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए। चलिए एक बार मैच करा लेता हूं कि सब कुछ मैंने सही लिखा है ना। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i, कहाँ से लिख रहा हूँ भाई मैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस जे था, मैंने माइनस 3j कर दिया। पता नहीं क्या कभी कभी हो जाता ना। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। मेथड यही है, सब कुछ सही है, बस यहाँ पे अगर 3j होता तो आंसर यही आता जो आपका आया हुआ है, लेकिन बुक में ये नहीं है। बुक में जो आपका है वो जो है यहाँ पे जो है आपका, सबसे पहले तो a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के है, b इज इक्वल टू 2i, यहाँ माइनस j है। इसके बाद वाला प्रॉब्लम में जो था मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है, 2i माइनस जे प्लस 3k यहाँ पे है, प्लस 3k है, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के। ठीक है, चलिए डिटेल में समझ लेते हैं क्या निकालना है हमें। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, किसके पैरेलल, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। अब सब सही है। चलिए वी हैव, मान लेते हैं कि 2a, वी हैव लेट, मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारा r है जो कि बराबर है 2a माइनस बी प्लस 3c के। ये डिटेल सॉल्यूशन में कर रहा हूँ थोड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 इंटू ए कितना है, i प्लस जे प्लस के, माइनस b कितना है 2i प्लस जे माइनस 3k, और प्लस 3 इंटू सी कितना है i माइनस 2j प्लस के। कोई दिक्कत नहीं है, i माइनस 2j प्लस के, 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k। 2i और 2i कैंसिल हो गया यहाँ से। सबसे पहले i, 3i को एक साथ ले, i j k को एक साथ ले लेते हैं सबको, i हो गया। अब j को लेते हैं, 6 3 9, 9 और 2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7j, ये भी ठीक है। k को एक साथ ले लेते हैं, अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 2k। ठीक है, चलिए सपोज u is a unit vector parallel to वेक्टर r, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वही यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है, r यही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए लेमडा इंटू वेक्टर r फॉर सम स्केलर। ठीक है, जब एनसीईआरटी का या कोई भी प्रॉब्लम में आता हूँ ना यहाँ बनाने, तो एक्चुअली मैं उसको मैं सॉल्व करके नहीं आता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड, इसीलिए मैं कई बार कई मेथड लेता हूँ और उसमें से जो सबसे छोटा रहता है उसको मैं लेके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा होता है।
खास करके अगर बात क्योंकि कई सारे अब जेईई एडवांस के कितने सारे प्रॉब्लम हैं, तो वो बनाते बनाते याद है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या होता है, बट एनसीईआरटी नहीं बनाता हूँ कभी, ठीक है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि 3-4 मेथड लिखता हूँ किसी प्रॉब्लम के लिए, और जो सबसे शॉर्ट वाला होता है उसको लेके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सो जैसे इस प्रॉब्लम में आपने देखा, सपोज अब ये हो गया, वेयर फॉर सम स्केलर, यहाँ लेमडा कर लीजिए, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 3i माइनस 7j प्लस 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। ये क्या हो जाएगा भाई, 3 लेमडा का स्क्वायर प्लस 7 लेमडा का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेमडा बाहर निकाल लेते हैं हम, अंदर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। लेमडा 9 9 18, 18 4 22, 4 2 6। लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 62। आई होप इस बार सही हो, ठीक है, आई होप इस बार सही हो। लेमडा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक बार और मैच करा लूँ, नहीं तो पता नहीं फिर कुछ गड़बड़ हो गया होगा। r इज इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस 3c, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ही एक गलती शुरू हुआ उसके बाद बार बार कुछ ना कुछ गलत होते जाता है, इसीलिए ये हो गया हमारा 2i प्लस जे प्लस के माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k, ठीक है, और फिर प्लस 3 इंटू आई माइनस 2j प्लस के, यहाँ तक ठीक है। 2i प्लस 2j प्लस 2k, यहाँ भी ठीक है, माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, ये भी ठीक है, प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k, ठीक है भाई। 2i कैंसिल, माइनस 3k प्लस 3k कैंसिल, यहाँ से मैंने 3i को लिख लिया यहाँ पे, 6j, ओ गॉड क्या कर रहा हूँ मैं भाई, क्या कर रहा हूँ मैं कहा था ना एक बार गलती होता है तो बार बार गलती, किसको जोड़ रहा हूँ किसको ये कर रहा हूँ, कभी कभी पिछले 2 क्लास से ये हो रहा है बार बार मेरे साथ। यहाँ देखिए, इसको मैंने काटा ना 6j के साथ इसको जोड़ के, और ये वाला मैंने ये 2j को घटा दिया, मतलब 6 3 9। इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, ये b को मैंने गलत जब लिखा था, इससे पहले जब प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो मैंने क्या किया था, हमने 6, ठीक है, और यहाँ पे 3j था और नेगेटिव था तो इसको जोड़ दिया था, और इसके साथ इस प्लस 2 को जोड़ा था तो माइनस 7j आया था, वही मैंने यहाँ पे कर दिया। इस j को नहीं देखा बल्कि 6 और 3 इसको मैंने ऐड कर दिया, -6 -3 -9, और उसमें मैंने फिर ये 2j को ऐड कर दिया तो हो गया -7, वही मैंने लिख दिया फिर से। चलिए कोई नहीं, होता है कभी कभी, खास करके पिछले 2 क्लासेस में। तो ये हो गया 3i 6 हो गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 2 और 1 3, और ये -6j यानी कि -3j, और 3k अब कैंसिल हो गया, 3k और 3k पहले से कैंसिल है, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार मैच करा लेते हैं भाई, 2i कैंसिल, 3k और 3k कैंसिल, खत्म हो गया। 3i लिख दिया, अब 2j प्लस j 3j, और उसमें से -6j कर दिया तो -3j आ गया। k बचा नहीं, k भी बचा है, माफ करिएगा, देखिए फिर गलत हो रहा था, 2k यहाँ पे बच गया है। अब ठीक है, सपोज इज ए यूनिट वेक्टर parallel to R, then lambda into R for some scalar lambda R कितना है अब आपका 3i माइनस 3j प्लस 2k,
इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा हमारा 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर। इस बार सही है कि इस बार भी गलत है? 3i माइनस 3j प्लस 2k, इस बार सही लग रहा है। चलिए लेमडा को बाहर रखा, लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 22। आई होप सही हो, कहीं ऐड वैड करने में मेथड यही है। अगर कुछ इसमें गलत हुआ तो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास किताब अभी नहीं है। चलिए यहाँ पे लेमडा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 22, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज रहने देते इतना ही, बाकी कल पूरा कर दूंगा। कल मैं अब क्लासेस में रेगुलर ही लूँगा, ठीक है। 2 दिन से तबीयत खराब था तो मैं 2 दिन फिर क्लास नहीं ले पाया था। क्लासेस रेगुलर ही लूँगा। 2 क्लासेस में कोशिश करूँगा कि और कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ख़त्म कर दूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन। उसके बाद एक क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़े समरी करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है उसका थोड़ा ब्रीफ, थोड़ा सब कुछ ब्रीफली मैं डिस्क्राइब करूँगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स चैप्टर, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हमें पढ़ना है। इसलिए तो थोड़ा सा एक क्लासेस हम समरी का रखेंगे, उसमें थोड़ा सारे थ्योरम्स को देख लेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रॉब्लम सेशन करेंगे 2 या 3 क्लासेस में, ठीक है। और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट कर देंगे, और साइमल्टेनियसली हमारा ट्रिगोनोमेट्री कुछ बचा हुआ है उसको करेंगे, और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी साथ में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 सप्ताह के अंदर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी शुरू कर देंगे। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, ये जो मिसलेनियस है इसको मैं कल ही खत्म कर दूंगा, प्रोबेबली आज नहीं कर सकता हूँ, शाम हो गया, कल ही इसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। मिसलेनियस भी इसको देख लीजिए, और कहीं यहाँ पे देख लीजिएगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे यहाँ पे कुछ गलत टर्म्स या गलत कोई साइन गलत या कोई सिंबल गलत मैंने लिख लिया हो, खास करके नंबर, तो देख लीजिएगा। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। और क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने करा है, शायद 19 या 20 प्रॉब्लम है, देख लेंगे। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप भी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा और बच गया है, 13 या 15 ऐसे करके बचा होगा, सो वो भी कल हम लोग कर लेंगे। और कल ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वगैरह भी करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू।